हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक हैं। जैसे कि हमें पता है कोरोना महामारी के कारण हमारे स्कूल्स बंद हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि संभावित यानी कि पॉसिबिलिटी है कि 2 सितंबर से आपके स्कूल ओपन हो जाएं। और जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो तुम्हारी रेगुलर पढ़ाई स्कूलों में हो जाएगी, और उससे अच्छा ऑप्शंस आपके पास कोई पढ़ाई का है भी नहीं, क्योंकि स्कूल में बेटर पढ़ाई होती है, सभी को पता है। लेकिन जब तक हमारे स्कूल ओपन नहीं होते हैं तब तक तो हमें हमारी पढ़ाई रखनी है ना जारी। अगर हम अपनी रेगुलर पढ़ाई नहीं रखेंगे तो हम अपना सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पत करत निशान। अगर हम लगातार अपना अभ्यास जारी नहीं रखेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। अगर अभ्यास भी होगा, लगातार अभ्यास रहेगा, तो पत्थर होता है, पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। तो हमें अभ्यास करते रहना है, और मैं तुम्हें पोल साइंस का अभ्यास करा ही रही हूँ, और तो तुम्हें इसे कंटिन्यू रखना है। और तुम्हारी एग्जाम भी डिक्लेयर हो गई है, संभावना हो जाएगी। एग्जाम तुम्हारी 3 मार्च से डिक्लेयर की है। अब कितना हो पाता है ये तो नहीं कहा जा सकता, समय के अनुसार बताया जाएगा, परंतु जहाँ तक संभावना है अब की बार तुम्हारी एग्जाम होगी। ऐसा नहीं है कि अब की बार भी तुम प्रमोट हो जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हमारी पढ़ाई अपने कंटिन्यू रखनी है। और जो कि पोलर साइंस में 12वीं की में जो अब हमारी विश्व की राजनीति है वो थोड़ा सा हमारे लिए अलग हो गई, क्योंकि विश्व की राजनीति से हमारा शुरुआत से ही टच नहीं रहा है, हम नहीं रहे। अभी हमें इस पे पूरा फोकस करना है, और इसी आधार पर हमारा जो 3rd चैप्टर चला हुआ है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। हमने अमेरिकी वर्चस्व के बारे में देखा कि वहाँ क्लिंटन का दौर देखा, उसके बाद में हमने 9/11 का हमला देखा, और 9/11 के हमले के बाद जो अमेरिका ने पोजीशन ली वो उसकी आक्रामक पोजीशन थी। उन्होंने जो आतंकवादी जो संगठन थे उनके खिलाफ अपना एक अभियान चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में तुम्हें समझाया। उसके बाद अगला जो आज हमारा पॉइंट चलेगा वो है इराक पर हमला। अब अमेरिका जो है अपनी सैन्य पावर को दिखाने के लिए वो ऐसा करेगा। अब उसने इराक पर हमला किया 19 मार्च 2003 में। 19 मार्च 2003 में अमेरिका ने एक अभियान चलाया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इस कूट नाम से एक अभियान चलाया। ये इस ऑपरेशन का कूट नाम दिया, कूट नाम दिया इसका ऑपरेशन का, कि इराक पर उसने इस नाम से हमला किया। यहां जो अमेरिका है उसने सैन्य अभियान के लिए 40 देशों का, कितने देशों का? 40 देशों का महाजोट, आकांक्षियों का महाजोट कहा जाता है इसको। आकांक्षियों का महाजोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 40 देश इसमें सम्मिलित थे और सारे महत्वाकांक्षी थे। आकांक्षियों का महाजोट। आकांक्षियों का महाजोट, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कोलेशन ऑफ द विलिंग्स। ऑफ द विलिंग्स, कोलेशन ऑफ द विलिंग्स, यानी कि इन 40 देशों का महाजोट, जो कि इनकी कोलैबोरेशन किया इन्होंने कि हम सब मिल करके क्या करेंगे, इराक पर हमला करेंगे। किस पर? इराक पर हमला करेंगे। इस चीज के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको अनुमति नहीं दी। अमेरिका को अनुमति नहीं मिली इस हमले के लिए।
नहीं मिली। कहाँ से? यूएनओ से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से। यूएनओ ने इसकी अनुमति नहीं दी कि तुम इराक पर हमला नहीं कर सकते, ये कहा। ठीक है, अब अमेरिका क्या करे? अमेरिका ने एक अलग ही अपना वो निकाला फंडा ताकि ये इराक पर हमला कर सके। अमेरिका ने कहा कि जो हम इराक पर हमला कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, ये जो सामूहिक संहार के हथियार जो बना रहे हैं उसको रोकने के लिए। किसके लिए? अमेरिका ने एक अपना व्यूज दिया, अपना पॉइंट दिया कि हम इराक पर क्यों हमला कर रहे हैं कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने पर रोक के लिए, पर रोक के लिए कहा कि जो इराक है उस पर सामूहिक हथियार बनाने का इल्जाम उसने लगाया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। इसको हम कहेंगे इंग्लिश में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन यानी कि सामूहिक संहार के हथियार जो बनाने का इराक पर इल्जाम लगाया है अमेरिका ने कि इराक क्या काम कर रहा है कि सामूहिक हथियार बना रहा है ताकि वो विश्व में गदर फैला सके या हथियार को गलत इस्तेमाल कर सके। ये बहाना लेकर के अमेरिका ने इराक पर 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी कूट नाम से एक अभियान चलाया। यहाँ पर नुकसान हुआ दोनों तरफ का। लगभग इराक में अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए। कितने? 3000 सैनिक मारे गए। और कहते हैं कि 50,000 के समथिंग नागरिक मारे गए। नागरिक, इतने नागरिकों का भी नुकसान हुआ। हालांकि सद्दाम हुसैन की सरकार चली गई। उस समय कौन थे वहां? सद्दाम हुसैन। उनकी सरकार तो चली गई, परंतु अमेरिका जो है इराक में शांति स्थापित नहीं कर पाया। क्या इराक में शांति स्थापित नहीं कर पाया। वहां उसने शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहां अमेरिका राजनीतिक रूप से और सैन्य रूप से असफल हो गया। किस रूप से? सैन्य रूप से और राजनीतिक रूप से असफल हो गया अमेरिका असफल रहा। क्यों रहा? वहां शांति स्थापित नहीं कर पाया। हालांकि सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वहां की जनता जो थी वो शांत नहीं हो पाई। उन्होंने अमेरिका का विरोध किया और अमेरिका के विरोध में खड़ी हो गई। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में बलूचिस्तान ने कब्जा कर लिया और बलूचिस्तान ने जो कब्जा वहां किया है, वहां पर जो अफगान की जनता है, हालांकि वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी है जो भाग गए और वहाँ जो सेना थी उसने भी हथियार डाल दिए, लेकिन हथियार डालने के बावजूद वहाँ अफगान की सेना, वो आम नागरिक जो है बलूचिस्तान के सामने डट के खड़ी हो गई है, उसका विरोध कर रही है। यही स्थिति यहाँ इराक पर हुई अमेरिका के आक्रमण के समय। जब अमेरिका ने आक्रमण किया, हालांकि इराक बहुत लॉस में गया, उसका बहुत नुकसान भी हुआ, उसके बहुत सारे सैनिक भी खत्म हो गए, 50,000 के समथिंग नागरिक भी खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने अमेरिका का भी बहुत लॉस किया, क्योंकि इन्होंने जो इस पर आरोप लगाया था वेपन्स ऑफ का, किसका? किसका लगाया था भाई? हथियार बनाने के लिए जो उस पर आरोप लगा था, वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन
आरोप लगाया था, ये आरोप सिद्ध साबित नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इसके कोई भी प्रमाण नहीं मिले थे। इसीलिए तो यूएनओ ने इसको क्या नहीं दी, परमिशन नहीं दी। तो ये हमने देखा। इसके बाद देखते हैं वर्चस्व। क्या होता है वर्चस्व? वर्चस्व, वर्चस्व को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हेगेमनी। हेगेमनी। क्या होता है वर्चस्व? आज जो राजनीति है, राजनीति किसके इर्द गिर्द घूमती है भाई? शक्ति के इर्द गिर्द, शक्ति के इर्द गिर्द। राजनीति जो है शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए हम सुनते भी हैं कि फला व्यक्ति ताकतवर हो गया है, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, फला देश ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी पावर ज़्यादा बढ़ी हुई है। अभी जैसे हाल फिलहाल भारत के लिए कहा जाता है कि भारत की राजनीतिक पावर बढ़ रही है, विश्व में भारत की शक्ति बढ़ रही है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत अभी विकसित राष्ट्र तो नहीं है तो विकासशील, लेकिन धीरे धीरे अपना विकास कर रहा है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका भी वर्चस्व है। आज हम यूएनओ की महासभा में भी क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके साथ हम अध्यक्षता भी कर रहे हैं उसमें। तो ये सब जब हम देखते हैं तो क्या नजर आता है हमें? भारत की पावर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं वर्चस्व, वर्चस्व जो शब्द है उसको हम हेगेमनी कहेंगे, लेकिन इसको एक दबदबे के रूप में भी ले सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कब से हुआ? जब हमने देखा 1945 में। कब? 1945 से लेके 1991 तक शीत युद्ध का दौर रहा। और शीत युद्ध के दौर में विश्व में दो पावर बढ़ गई थी, हमें अच्छे से पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ। अब शक्ति दो इनमें बढ़ गई, ध्रुव दो बन गए। भौतिक रूप से हम ध्रुव का मतलब क्या लेते हैं? एक बिंदु को लेते हैं भौतिक रूप से ध्रुव, लेकिन हम राजनीतिक रूप से इसको क्या ले सकते हैं? वर्चस्व। यहां ध्रुव भौतिक रूप से लेते हैं, लेकिन हम राजनीतिक रूप से किसको क्या नाम लेंगे? वर्चस्व। तो हमने शीत युद्ध के दौरान देखा वर्चस्व की लड़ाई हुई दोनों महाशक्तियों में, और महाशक्तियों में एक जब महाशक्ति का अंत हो गया तो अब शक्ति की क्या रह गई? एक ही पावर पॉइंट रह गया, एक ही वर्चस्वशाली देश या राष्ट्र हो गया, और वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए वर्चस्व का मतलब शक्ति का इर्द गिर्द उस राष्ट्र के या उस देश के या उस व्यक्ति के घूमना, इसे हम क्या कहेंगे? वर्चस्व या दबाव, दबदबा। तो ये हमारा वर्चस्व था। इसके बाद हम अगला जो हमारा पॉइंट है, वर्चस्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? खास करके हम देखते हैं कि जो वर्चस्व है उसकी जड़ें जो हैं प्राचीन यूनान से संबंधित है। हेगेमनी की जो जड़ें हैं कहां से? प्राचीन यूनान से हैं, क्योंकि यूनान ने उस समय अपना पूरा कब्जा जमाए हुए थे और अपना पूरा वर्चस्व वहाँ स्थापित किया हुआ था। धीरे धीरे इसका अर्थ चेंज होता चला गया और इसको हमने हेगेमनी नाम दिया, वर्चस्व दिया, जो शीत युद्ध के बाद एक तरह से उभर करके आया। अब हम इसमें कहेंगे वर्चस्व मतलब दबदबा। हम अपनी भाषा में इसको दबदबा भी कह सकते हैं, क्योंकि
किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र का बाकी राष्ट्रों पर क्या रहेगा, दबाव रहेगा। इसी के बाद हम अगला जो हमारा चलेगा अमेरिकी वर्चस्व सैन्य रूप में, अगला पॉइंट हमारा जो रहेगा अमेरिकी वर्चस्व सैन्य रूप में। हमने पहले शुरुआत में 3 कहानियां पढ़ी थी, उसमें सैन्य, आर्थिक और किस प्रकार सांस्कृतिक रूप से अमेरिका का वर्चस्व की 3 कहानियां हमने पढ़ी थी। उसी के आधार पर अब हम देखेंगे अमेरिका का सैन्य वर्चस्व। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।